चलिए आज हम लोग छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए एक नए टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के बस्तर के दशहरा के बारे में। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के दशहरा के बारे में, जो मुख्यतः बस्तर का दशहरा कहलाता है, जिसे हम कहते हैं बस्तर का दशहरा। ठीक है, तो हम बात करेंगे आज बस्तर के दशहरा के बारे में और हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के बस्तर के दशहरे में कौन कौन से संस्कार, ये रस्म या फिर किन किन चीजों को तय करते हैं कि जनरली जो सांस्कृतिक परंपरा है, ठीक है, किस प्रकार से ये फेस्टिवल मनाया जाता है, किस प्रकार से ये पर्व मनाया जाता है और इसकी क्या क्या चीजें यहाँ पर शामिल होती है, कौन कौन सी शब्दावली आती है, वो सभी चीजों पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा बस्तर का दशहरा, ठीक है, अपने आप में एक अनोखा परंपरा, अपने आप में एक अनोखा महापर्व कहा जा सकता है। पहले हम समझते हैं इसके बारे में। तो देखिएगा कि बस्तर का जो दशहरा है, ठीक है, बस्तर का जो दशहरा है, इसके बारे में दो बातें समझिएगा कि बस्तर का दशहरा भारत के मुख्य दशहरे से बिल्कुल अलग एक पारंपरिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक त्योहार है। ठीक है, जो बस्तर को पूरे भारत से अपनी पहचान के कारण अलग करता है। ठीक है, जहां भारत में नवरात्रि और विजयदशमी माता के पूजन और रावण के दहन से पूर्ण होता है, वहीं बस्तर का दशहरा 75 दिनों तक चलने वाला एक अनुष्ठानिक परंपरा है और यह सौहार्द है। ठीक है, जो धीरे धीरे न केवल राज्य में बल्कि पूरे भारतवर्ष में अपनी एक पहचान रखता है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा इसी के अंतर्गत यह पर्व श्रावण अमावस्या से लेकर, ठीक है, श्रावण अमावस्या से लेकर अश्विनी शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तक मनाया जाता है, जिसमें विभिन्न रस्मों के साथ लोगों की धार्मिक भावनाएं जुड़ी होती हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा कि जब आप बस्तर के दशहरा के बारे में देखते हैं तो आपको कुछ बातें याद रखनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिएगा कि बस्तर का दशहरा जो है ये कितने दिनों तक मनाया जाता है? 75 दिनों तक होता है। ठीक है, कब से स्टार्ट होता है? श्रावण अमावस्या से लेकर, ठीक है, अश्विनी शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तक ये मनाया जाता है। ठीक है, बात करेंगे इसके पूरे रस्मों के बारे में, छोटे छोटे जो भी इनमें रस्म होते हैं उन सभी टॉपिक्स पर बात करेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले इसके प्रारंभकर्ता जो कहलाते हैं पुरुषोत्तम देव। ठीक है, किस वंश के थे? काकतीय वंश के थे। ठीक है, काकतीय वंश से थे। ठीक है, काकतीय वंश की शुरुआत किसने की थी? अन्नम देव ने। ठीक है, अन्नम देव ने काकतीय वंश की शुरुआत की थी आपके बस्तर में। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा कि पुरुषोत्तम देव 1408 में, ठीक है, 1408 में सबसे पहले बस्तर के दशहरे का शुरुआत माना जाता है इस समय को। ठीक है, कुल अवधि जो है इसकी 75 दिनों की होती है। 75 दिन की अवधि मानी जाती है, यानी कि 75 दिन लगभग आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो कुछ ही समय कम, वरना 3 महीने की लगातार यह महापर्व चलता है। ठीक है, प्रारंभ जो होता है इसका प्रारंभ कहलाता है पाठ यात्रा से। ठीक है, पाठ यात्रा एक रस्म है, याद रखिएगा, पाठ यात्रा एक रस्म है जिसमें मुख्यतः ये कहा जा सकता है कि रथ बनाने के लिए, ठीक है, रथ बनाने के लिए लकड़ी की पूजा की जाती है इस समय, यानी लकड़ी को काट के लाया जाता है और उसकी पूजा की जाती है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा प्रारंभ रस्म जो है काछिन गादी जो है कहलाता है, डिस्कस करेंगे आगे जाकर, देखिएगा। और अंतिम रस्म कहलाता है मुरिया दरबार और मुख्य वाद्य यंत्र इसमें होता है तुपकी। ठीक है, मुख्य वाद्य यंत्र के रूप में बस्तर के दशहरा में इसे बजाया जाता है मुख्यतः। ठीक है, इसके आगे देखिएगा इसी क्रम पर, तो देखिएगा सबसे पहले कि बस्तर के दशहरा में, ठीक है, बस्तर के दशहरे में सबसे पहले या प्रथम शुरुआत जो होता है पूजा की, तो उसमें सबसे पहले एक प्रथा होती है जिसमें उस लकड़ी की पूजा की जाती है जिससे रथ का निर्माण किया जाता है। ठीक है, लकड़ी लाने का दायित्व जो है अगरवारा, कचोरा पार्टी एवं राकेरा परगना के गांव को दायित्व मिला होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो लकड़ी लाने का जो दायित्व है वो अगरवारा, कचोरा पार्टी एवं राकेरा परगना के गांव को मिला है। ठीक है, रथ बनाने वाले बढ़ई जो होते हैं ये झार उमर गांव के होते हैं। रथ बनाने के वाले जो लोहार होते हैं
बेड़ा उमरगांव के होते हैं और रथ खींचने वाली जो रस्सी होती है वो करंजी, सोनाबाल एवं केसपाल ग्राम के निवासी बनाते हैं। ठीक है, तो ये एक सामान्य जो उत्तरदायित्व है उस उत्तरदायित्व के तहत याद रखिएगा कि लकड़ी लाने का दायित्व जो है अगरवारा, कचोरा पार्टी, राकेरा, परगना के गांव वाले को, और रथ बनाने वाले बढ़ई जो होते हैं वो झार उमर गांव के होते हैं, और रथ बनाने वाले जो लोहार होते हैं, ठीक है, वो बेड़ा उमर गांव के होते हैं। और याद रखिएगा रथ खींचने वाली जो रस्सी होती है करंजी, सोनाबाल और केसपाल ग्राम के निवासी होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिएगा बस्तर के दशहरा में, ठीक है, सबसे पहले याद रख लीजिएगा कुछ चीजें जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले लकड़ियों को काट कर लाया जाता है और काट कर लाने के बाद याद रखिएगा उसकी पूजा की जाती है। ठीक है, तो बस्तर के दशहरा को मनाने के लिए सबसे पहले पाट यात्रा जो होता है उसमें उस लकड़ी की पूजा की जाती है जिससे रथ बनाया जाता है। ठीक है, तो ये पूजा की एक प्रणाली है, एक परंपरा है जिसे हम कहते हैं पाट यात्रा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है आपका काछिन गादी। ठीक है, तो काछिन गादी का मतलब होता है, याद रखिएगा काछिन गादी बेसिकली यहां पर याद रखिएगा कि काछिन गादी जो है, ठीक है, काछिन देवी और गादी का मतलब होता है गद्दी में विराजमान करना। ठीक है, यानी उन्हें सिंहासन देना या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि उन्हें एक स्थान देना। ठीक है, तो इसे कहा जाता है कि काछिन देवी को एक गद्दी प्रदान करना। ठीक है, तो याद रखिएगा काछिन देवी को गद्दी प्रदान करना इसका अर्थ होता है जिसमें काछिन देवी की जो गद्दी होती है वो बेल बूटों या कांटों से बनी होती है। ठीक है, याद रखिएगा, अभी हम देखेंगे इसको। तो देखिएगा अवसर है इसका अश्विन अमावस्या। ठीक है, पूजा कहलाता है काछिन देवी की पूजा। और याद रखिएगा बस्तर के दशहरा की शुरुआत काछिन देवी की पूजा से होती है। इसका मुख्य कारण क्या है समझिएगा। तो काछिन देवी को एक 6 वर्ष के, ठीक है, लगभग छोटे जो महारा कन्या होती है, ठीक है, छोटी कन्या होती है, इनमें देवी जो है देवी इनमें संवाहिका के रूप में कार्य करती हैं या फिर संवाहिका के रूप में आती हैं और इस परंपरा को आगे बढ़ाती हैं, जिसमें याद रखिएगा बस्तर के दशहरा को निर्विघ्न समाप्त होने की कामना और आशीर्वाद हेतु महारा समुदाय की इष्ट देवी काछिन माता से काछिन गुड़ी लेते हैं। और याद रखिएगा इस गुड़ी में उसी दिन 9 वर्ष तक की मिरगांव कुंवारी कन्या के ऊपर काछिन देवी आती हैं। ठीक है, तो ये 3-4 फैक्ट याद रखिएगा। इसमें ये जगह भी है आपका, जो जगह है जहां पर जिसे काछिन गादी आना कहते हैं या फिर काछिन गादी का क्षेत्र कहते हैं, वो कहलाता है काछिन गुड़ी। ठीक है, ये जगह का नाम है काछिन गुड़ी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा इसमें जो गद्दी होती है वो कैसी होती है। तो आप देख पा रहे हैं यहां पर काछिन गादी जो है इस प्रकार से काछिन गद्दी होती है। ठीक है, और यहां पर देख पा रहे हैं आप मिरगांव कन्या, ठीक है, कुंवारी कन्या होती है, लगभग 9 वर्ष से छोटे होते हैं ये। ठीक है, और इसके अलावा देखिएगा कि इसमें मुख्यतः जो आपको देखने को समझ में आ रहा होगा कि बस्तर के दशहरा में बहुत ज्यादा आपको चीजें जो है परंपरागत और लगभग लगातार बहुत सारे रस्में इसमें होते हैं। ठीक है, और यही कारण है कि बस्तर का जो दशहरा होता है वो 75 दिनों का होता है। ठीक है, यही मुख्य कारण है। देखिएगा इसके आगे देखिएगा एक बार हम काछिन गुड़ी को पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा देखिएगा कि पथरागुड़ा के भंगाराम चौक में स्थित इस गुड़ी या मंदिर को काछिन गुड़ी कहते हैं। ठीक है, इसका निर्माण काकती चालुक्य वंश के राजा दलपत देव के द्वारा 18वीं शताब्दी अर्थात 1772 के आसपास किया गया था। वर्ष 2005 में शासन के द्वारा जीर्णोद्धार किया गया। दशहरा के पर्व के अंतर्गत काछिन देवी के द्वारा कांटेदार झूले की या गद्दे की पर आसीन होकर दी जाने वाली कटक जयी, ठीक है, याद रखिए कटक जयी होने का आशीर्वाद, ठीक है, काछिन गादी पूजा विधान कहलाता है, जो अश्विन अमावस्या के दिन होता है। काछिन देवी रण की देवी कहलाती है। ऐसा माना जाता है कि अश्विन अमावस्या को पनका जाति की कुंवारी कन्या को, याद रखिएगा, पनका जाति की कुंवारी कन्या को देवी की सवारी आती है और देवी को काछिन गुड़ी के समक्ष कांटों के झूले पर लिटाकर झुलाया जाता है। इस दिन शाम के समय राज परिवार बस्तर दशहरा समिति के सदस्य देवी देवताओं, माझी, चालकी, नाइक, पाइक के साथ मां दंतेश्वरी मंदिर से निकलकर मुंडा बाजा और आतिशबाजियों के साथ काछिन गुड़ी पहुंचते हैं तथा कांटों से के झूले पर सोए हुए काछिन देवी से दशहरा पर्व मनाने की
औपचारिक अनुमति मांगी जाती है। ठीक है, इस दौरान पनका जाति के पुजारी और गुरु माइक के द्वारा धनकुल गीत गाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा कि ये जो आपको चीजें दिखती हैं, मतलब काचनगुड़ी जो है एक विशेष महत्व होता है काचनगुड़ी का, और याद रखिएगा बस्तर के दशहरा का पहला रस्म कहलाता है ये। ठीक है, और यहीं से बस्तर का जो दशहरा है वो प्रारंभ होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपका जोगी बिठाना। याद रखिएगा जोगी बिठाना जो है ये आपको नवरात्रि के दूसरे दिन, याद रखिएगा नवरात्रि के दूसरे दिन जनरली आपको ये मिलेगा। ठीक है, जिसमें ये जो समय होता है नवरात्रि के दूसरे दिन का समय जो होता है उसमें जोगी बिठाने का जो समय होता है इसे कहा जाता है जोगी बिठाना। समझते हैं, देखिएगा जोगी बिठाना क्या होता है। ठीक है, तो देखिएगा हलबा समुदाय का कोई एक सदस्य दशहरा को निर्विघ्न संपन्न करने के लिए 9 दिन तक व्रत रखकर योग साधना में बैठता है। ठीक है, याद रखिएगा इसे जोगी बिठाना कहा जाता है, जिसे जोगी बिठाई कहते हैं। सामान्यतः अमाबाल और पराली गांव के निश्चित घरों के हलबा जाति के लोग यहां परंपरागत रूप से बैठते हैं। ठीक है, लगातार 600 सालों से यह लगातार मनाया जा रहा है। तो 600 सालों से याद रखिएगा आपके जो अमाबाल और पराली गांव के लोग हैं यहां पर इनकी ही वंशज जो है परंपरागत रूप से जोगी बिठाई के रूप में कार्य करते हैं यहां पर। ठीक है, स्थान है आपका सिरहासार जगदलपुर। ठीक है, तो जनरली याद रखिएगा सिरहासार जो जगदलपुर है ये आपके जगदलपुर रोड के क्षेत्र में मिलता है। ठीक है, वहां पर स्थित है। तो प्रमुख रस्म होता है कलश स्थापना, जिसमें 7 मांगुर मछली अर्पण की प्रथा है। इस पर्व की रथ यात्रा के दौरान दंतेश्वरी देवी की विशेष कर पूजा की जाती है। ठीक है, तो ये थोड़ा समझिएगा जोगी बिठाना क्या होता है। तो जोगी बिठाना एक सामान्य प्रक्रिया है जिसमें जब ये पूजा बस्तर का दशहरा प्रारंभ होता है और काचन गादी का रस्म पूरा होता है तो हलबा जनजाति के विशेष रूप से याद रखिएगा कि आमाबाल और पराली गांव के, ठीक है, जो निश्चित घर हैं, ठीक है, जिनसे हमेशा 600 सालों से लगातार उन वंशज से हमेशा यहाँ पर जोगी बिठाई का सामान्य कार्य करते आ रहे हैं, परंपरा को पूरी करते आ रहे हैं। तो उस परंपरा से याद रखिएगा कि जो निश्चित घर है उन्हीं से लोग जो है यहाँ पर बैठते हैं और 9 दिन तक बिना, याद रखिएगा, बिना भोजन के, ठीक है, लगातार 9 दिन तक ये साधना करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा सामान्य एक आकृति होती है, सीढ़ी जैसी आकृति होती है, जिसमें इनके बैठने के लिए और सामने की तरफ आपको एक कलश की स्थापना दिखेगी। ठीक है, तो याद रखिएगा, थोड़ा सा देखिएगा इस मैप में आपको, इस पिक्चर्स में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा ये कलश की स्थापना है। ठीक है, और यहां पर जोगी जो है वो बैठते हैं 9 दिन तक लगातार। ठीक है, प्रत्येक वर्ष जब ये होता है, जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये जोगी जो है बैठे हुए हैं। ठीक है, तो जोगी बिठाई कहा जाता है इनको। ठीक है, तो उसी तरीके से याद रखिएगा इसमें कलश की स्थापना और जोगी बिठाई का कार्य किया जाता है। तो बस्तर के दशहरा में यह मुख्य रस्म है जोगी बिठाई। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, बस्तर के दशहरा में नेक्स्ट है आपका रथ परिक्रमा। ठीक है, तो रथ परिक्रमा जो है, जैसे ही पाट यात्रा पर्व होता है, पाट यात्रा पर्व जैसे ही हो जाता है तो उसके बाद उससे रथ बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। ठीक है, मुख्यतः 2 प्रकार के रथ होते हैं इसमें। ठीक है, जिसमें 4 पहिए के रथ और 8 पहिए वाले रथ होते हैं। ठीक है, तो देखिएगा रथ परिक्रमा का सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि पूरी तरीके से ये रथ परिक्रमा जो है, ठीक है, विजयदशमी का जो पूरा समय होता है, दशहरा का जो समय होता है उसमें होता है ये। ठीक है, याद रखिएगा इसमें मुख्य नृत्य किया जाता है, गौर लोक नृत्य किया जाता है मुंडा जनजाति के द्वारा। ठीक है, विशेष रूप से याद रखिएगा कि मां दंतेश्वरी के छत्र को रथ पर विराजित कर नगर भ्रमण कराया जाता है। इसके पश्चात दुर्गाष्टमी को निशा यात्रा कार्यक्रम आयोजित होता है। ठीक है, निशा यात्रा कार्यक्रम आयोजित होता है। याद रखिएगा बस्तर के दशहरे में 4 पहिए, बस्तर के दशहरे में 4 पहिए के फूल रथ को कचोरा पार्टी और अगरवरा परगने के लोग तथा 8 पहिए वाले रैनी रथ को किले पाल के माड़िया जनजाति खींचते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 2 प्रकार के रथ होते हैं। ठीक है, इसके आगे देखिएगा, इसके आगे होता है आपका कि जोगी उठाना। ठीक है, 9 दिन के बाद जब ये दिन कंप्लीट होता है तो इस रस्म में 9 दिन के बाद, याद रखिएगा 9 दिन के बाद 9 दिन पूर्व बैठे जोगी को भेंट प्रदान कर योग साधना से उठाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसके बाद जोगी उठाना
का रस्म होता है, और उसके बाद माउली प्रघाव। याद रखिएगा माउली जो है माउली माता, जिन्हें हम दंतेश्वरी माता के छाया प्रतीक के रूप में देखते हैं, ठीक है, तो उन्हें दंतेवाड़ा से, याद रखिएगा दंतेवाड़ा से जगदलपुर लाया जाता है, ठीक है। तो जगदलपुर जब लाया जाता है तो उनके स्वागत को हम कहते हैं माउली प्रघाव, ठीक है, स्वागत को कहा जाता है माउली प्रघाव, याद रखिएगा। तो देखिएगा जिसका अर्थ है माउली देवी का स्वागत करना। बस्तर के कादिया पूर्व इष्ट देवी माउली माता को पालकी में बिठाकर दंतेवाड़ा से बस्तर लाया जाता है। चार माड़िया जाति के द्वारा यह कंधे में उठाकर लाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे यहां पर, हालांकि इस पे प्रॉपर क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन याद रखिएगा इस तरीके से माउली प्रघाव का पूरा कार्यक्रम होता है, ठीक है। यानी कि जगदलपुर के मेन सिटी में ये जगह पर होता है, ये मुख्यतः होता है, ठीक है। तो इसके बाद यहां से जो माउली माता है उनको जो राजमहल है जगदलपुर में, जो राजमहल है वहां पर स्थित दंतेश्वरी जो मंदिर है वहां ले जाया जाता है, ठीक है। इसके बाद पूरी प्रक्रिया फिर से आगे स्टार्ट होती है, देखिएगा। तो माउली प्रघाव यहां पर होता है, और उसके बाद देखिएगा भीतर रैनी, ठीक है। भीतर रैनी का एक सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है, याद रखिएगा, जहां पर जब रथ परिक्रमा होती है, ठीक है, रथ परिक्रमा होने के बाद जब रथ को राजमहल के बाहर छोड़ दिया जाता है, ठीक है, ये रथ है आपका और ये राजमहल है, राजमहल के बाहर छोड़ दिया जाता है, तो वहां के ग्रामीण क्षेत्रीय जो ग्रामीण लोग हैं ये रथ को चोरी कर लेते हैं, ठीक है, जिसे कहा जाता है भीतर रैनी। और उसके बाद उन ग्रामीणों को मनाने के लिए यहां से राजा जो है वो जाते हैं, ठीक है, और जगह का नाम याद रखिएगा कुमड़ा कोट, ठीक है, जगह का नाम है कुमड़ा कोट। यहाँ के जो ग्रामीण हैं ये ले जाते हैं यहाँ के रथ को चोरी करके, ठीक है, और चोरी करने के बाद याद रखिएगा चोरी करने के बाद रथ को ले जाया जाता है, और फिर यहां से राजा जो है, ठीक है, जगदलपुर से राजा जो है ये उस जगह पहुंचते हैं, और जगह पहुंचने के बाद उनके साथ नवाखानी जो प्रोग्राम होता है, रस्म होता है, वो पूरा करते हैं, उसको बाहर रैनी कहा जाता है, ठीक है। तो ये भीतर रैनी क्या है, जहां पर देखिएगा कि विजयदशमी के दिन 8 पहिए वाला रथ, पूर्ववर्ती रथ को नगर भ्रमण कराया जाता है, ठीक है, और इसी को देखिएगा रथ परिक्रमा पूर्ण होने के उपरांत इस रथ को प्रथा के अनुसार कुमड़ा कोट ले जाते हैं। तो एक्चुअल में ये जो कुमड़ा कोट है वहां पहुंचाते हैं ये चोरी करके, मतलब वहां के जो ग्रामीण हैं, ठीक है, वो कुमड़ा कोट ले जाते हैं रथ को, और रथ को ले जाने के बाद देखिएगा कि नागरिकों को रुमाल और बीड़े पान देकर सम्मानित किया जाता है, ठीक है। तो ये एक विशेष है जो कि यहां पर विजयदशमी के दिन पूर्ण होता है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा कि भीतर रैनी क्या है कि विजयदशमी के अवसर पर जो 8 पहिए वाला जो रथ है जब वो खड़ा होता है आपके राजमहल के बाहर, ठीक है, उस राजमहल के बाहर खड़ा होता है, तो कुमड़ा कोट के जो ग्रामीण हैं इसे चोरी कर लेते हैं, ठीक है, रथ को चोरी कर लेते हैं, और इसे भीतर रैनी कहा जाता है, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट है आपका बाहर रैनी। तो देखिएगा ये कुमड़ा कोट क्षेत्र 1718 जो है बस्तर दशहरा 1 लिखा हुआ आपको दिखेगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखिएगा बस्तर के राजा जी समस्त देवी देवताओं के साथ रथ को लेने के लिए निकल गए हैं, ठीक है। तो इसमें समस्त जो मतलब देवी देवताओं के साथ वहां बस्तर के जो रथ है, ठीक है, उसको लेने कुमड़ा कोट पहुंचते हैं राजा। तो देखिएगा इसे कहा जाता है आपका बाहिर रैनी, ठीक है। तो समझिएगा बाहर रैनी क्या होता है। देखिएगा बाहर रैनी जो होता है ये अश्विन शुक्ल एकादशी के दिन होता है, ठीक है, अश्विन शुक्ल एकादशी, क्योंकि देखिए अश्विन शुक्ल त्रयोदशी का जो समय होता है ये बस्तर के दशहरा के समाप्ति कहलाता है, ठीक है। तो देखिएगा अश्विन शुक्ल एकादशी के समय होता है, इस दिन कुमड़ा कोट में राजा देवी को नया अन्न अर्पित करते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं, ठीक है। एक्चुअल में यह कहलाता है आपका नवाखानी, ठीक है। इस कार्यक्रम में धनुकांडिया की धूम होती है, मतलब काफी यहां पर देवी देवताएं जो हैं ये पूरी तरीके से यहां पर एक पूजा का समारोह होता है, पूरी तरीके से परंपरा होती है जिसमें सभी देवी देवताएं जो कि ज्ञात हैं अज्ञात हैं पावन तौर पर यहां पहुंचे हुए होते हैं, ठीक है। तो सभी तौर पर याद रखिएगा, सभी तौर पर यहां पर भद्रा जाति जो है, भद्रा जाति के लोग जो है ये धनुकांडिया बनते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको अंगादेव मिलेंगे, ठीक है, विभिन्न प्रकार के देवी देवता जो है यहां पर आएंगे और इस पूरे नवाखानी में ये शामिल होते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिएगा बाहिर रैनी का झूलेदार रथ कुमड़ा कोट से सिंह द्वार की ओर अग्रसर होता है। इसके बाद यहां से वापस रथ को ले जाया जाता है वापस सिंह द्वार के पास, याद रखिएगा, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया था कि सिंह द्वार जो है ये कहां पर स्थित है, तो याद रखिएगा
जगदलपुर के जो राजमहल है, ठीक है, वहां राजमहल के द्वारों को हम कहा जाता है, यहां पर सुई द्वार कहा जाता है, ठीक है। तो दंतेश्वरी मंदिर जो जगदलपुर में है वहीं पर आपको राजमहल के पास ही मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इसके बाद होता है मुड़िया दरबार, ठीक है। मुड़िया दरबार जो है मुख्यतः याद रखिएगा अंतिम रस्म माना जाता है इसमें, ठीक है। तो अंतिम रस्म कहते हैं इसे, और यह अंतिम रस्म जो है याद रखिएगा, यह अंतिम रस्म जो होता है, ठीक है, मुख्यतः जगदलपुर में राजा जो है मुड़िया दरबार का आयोजन करते हैं, ठीक है। और सभी ग्रामवासियों को सामान्य तौर पर, एक तो सबसे पहली बात याद रखिएगा, इस रस्म की जो शुरुआत हुई थी 8 मार्च 1976 में, ठीक है। 8 मार्च 1976 में इसकी पहली बार शुरुआत हुई थी, ठीक है। और उसी के बाद देखिएगा कि इसी के अंतर्गत, ठीक है, इसी दिन सिरहासार जगदलपुर में राजा मुड़िया दरबार का आयोजन करते हैं। इस सभा में ग्रामवासियों की समान समस्याओं पर चर्चा कर निराकरण किया जाता है, ठीक है। इवन अभी जब यह कार्यक्रम होता है तो यहां पर सभी प्रकार के जो नेतागण हैं, ठीक है, ये भी पहुंचते हैं, इवन आपके मुख्यमंत्री भी जाते हैं अब तो, ठीक है, ताकि इन क्षेत्रों में, ठीक है, मुख्यमंत्री भी जाते हैं इस समय मुड़िया दरबार के समय। तो आपको जनरली मुड़िया दरबार में आपको नेतागण भी दिखेंगे अब, ठीक है, ताकि जो यहाँ के ग्रामवासी हैं इनकी सामान्य समस्याओं का निराकरण किया जा सके, ठीक है। तो याद रखिएगा अश्विन शुक्ल द्वादशी के दिन यह होता है, ठीक है। और अंतिम जो कि ओहाड़ी या कुटुंब यात्रा कहलाता है, ठीक है, इसे अंतिम दिवस कहा जाता है, ठीक है। तो अंतिम दिवस में याद रखिएगा इसे विदाई रस्म कहा जाता है। अश्विन शुक्ल त्रयोदशी के दिन यह होता है मुख्यतः, ठीक है। और मावली माता के साथ साथ, ठीक है, याद रखिएगा मावली माता के साथ साथ जितने भी देवी देवताएं होते हैं यहाँ पर, वो सभी को याद रखिएगा सम्मान पूर्वक विदाई दिया जाता है और गंगा मूला यात्रा संपन्न होती है, ठीक है। दंतेवाड़ा से लाई गई मावली माता को विदा किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखिएगा बस्तर का दशहरा, ठीक है, बस्तर का जो दशहरा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके पूरे एक बार आप जरूर वीडियो को फिर से देखिएगा और एक चीज समझिएगा कि पूरे जो चीजें हैं वो आपको कितनी याद हो पा रही हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से आप याद रखिए कि बस्तर का दशहरा कम से कम आप प्रॉपरली याद रखें, इसके जो पूरे रस्म है उस तरीके से थोड़ा याद रखें, ठीक है। लगभग इसमें 13 से 14 रस्म आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप 75 दिनों में कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 21 से 22 रस्म आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन जब महत्वपूर्ण रस्म की बात करते हैं जिनकी इस परंपरा को बहुत अनूठा बनाता है, उसमें आपको लगभग 12 से 13 रस्म देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग, देखिएगा इसके बाद हम लोग आभूषण पर देखेंगे, आभूषण के टॉपिक को पढ़ेंगे,